एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ कोई नया नहीं है, बहुत पुराना एंटी डिफेक्शन लॉ है। इन द सेंस इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटी में भी अगर हम बात करें इसके बारे में, तो काफी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा खुश भी थी और बहुत ज्यादा परेशान भी थी। परेशान वो पार्टीज थी जिनको हॉर्स ट्रेडिंग करना अच्छा लगता था, एज इन जो पैसे से एमपीज और एमएलए को खरीद लेते थे। एंड देन अच्छा उनको लग रहा था, जो चाहते थे कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए, पैसे के दम पर एमएलए और एमपीज को खरीदा या बेचा ना जाए। अब एंटी डिफेक्शन था क्या, अगर हम बात करें इन शॉर्ट, तो एमएलए एंड एमपीज क्या करते थे, बिक जाते थे। सपोज कीजिए 100 एमपीज हैं पार्लियामेंट में एग्जांपल के तौर पे, एंड जिस पार्टी के पास 51 सीट्स आ जाएंगी एमपी की, वो पार्टी क्या करेगी, मेजोरिटी साबित करके अपनी सरकार बना लेगी। अब आउटकम क्या होता था, सपोज कीजिए किसी पार्टी के पास सिर्फ 48 एमपीज आए हैं, दूसरी के पास भी थोड़े कम एमपीज आए हैं, 3 पार्टीज हैं लेट अस सपोज, तो ये 48 वाली क्या करती थी, लग जाती थी हॉर्स ट्रेडिंग में, मतलब खरीदने में कि एमपीज खरीदे जाएं। तो पैसे देके क्या कहते थे कि आप अपनी पार्टी छोड़ दो और हमारी तरफ आ जाओ। तो कितने चाहिए थे इनको, 3 एमपीज और चाहिए थे, 49 50 51, एंड देन क्या हो गया, 3 एमपीज और खरीद लिए तो सरकार बन जाती थी। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। एक बार तो हमें ये देखने को मिला हरियाणा में कि एक पर्सन ने बहुत बार अपनी पार्टीज को चेंज किया, तो वहीं से ये फ्रेज आया राम गया राम। तो तब इंडियन पार्लियामेंट को महसूस हुआ कि हमें कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत है, हमें क्या करने की जरूरत है, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने की जरूरत है, ताकि डिफेक्ट ना करें, क्या ना करें, डिफेक्ट ना करें, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ ना जाए। इसी को बोलते हैं डिफेक्ट कर गया, डिफेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? एंड देन उसके बाद बहुत डिबेट भी चली इसके ऊपर, एंड काफी हद तक डिफेक्शन रुकी भी है, हॉर्स ट्रेडिंग चलती है, बट कुछ और अंदाज में होता है अब काम। उसमें ना जाते हुए आज की जो आज का जो आंसर राइटिंग क्लास है हमारी, उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द की प्रोविजन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। क्रिटिकली एग्जामिन क्या, द की प्रोविजन ऑफ व्हाट, एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जिस्ट करता है इंडिया में? हाँ जी करता है। एंड देन इन लाइट ऑफ द रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, in light of what, recent political development, discuss the challenges in implementation especially with respect to the role of speaker। अब जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है, आंसर लिखते हुए भी आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है। कई बार आप आंसर लिख रहे होते हो ना, आपका लिंक टूट जाता है, तो वो जो लिंक टूटता है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ के लिंक दोबारा चलना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन इज सो मच इंपॉर्टेंट, व्हाइल राइटिंग आंसर क्वेश्चन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो क्रिटिकली एग्जामिन द की प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। क्या कह रहे हैं हम, क्रिटिकली एग्जामिन द की प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया इन लाइट ऑफ रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, डिस्कस द चैलेंजेस इन इट्स इंप्लीमेंटेशन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ द स्पीकर। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टिल हियर। हम बात क्या कर रहे हैं अब, यहां पर बोला गया क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आपको एग्जामिन करना है क्रिटिकली किसको, की प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। जो एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, एज इन वो ठीक है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट आई मीन टू से क्या चेंजेस और आ सकते हैं इसमें। देन इन लाइट ऑफ रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इन लाइट ऑफ रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स डिस्कस कीजिए चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ स्पीकर। अब आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है, पहला क्रिटिकली एग्जामिन, देन एंटी डिफेक्शन लॉ, देन recent political developments में discuss challenges, recent political developments and then challenges in implementation with respect to role of speaker। ये सारे आपके keywords हो गए जो आपने अंडरलाइन किए। अब यूजुअली क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ में, हमें क्या देखने को मिलता है, देखो जो तो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन होता है वो तो लेता है प्रेसिडेंट, लेकिन जो डिफेक्शन का डिसीजन होता है, डिफेक्शन का डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर। तो इट इज द पावर विद द स्पीकर टू डिसाइड कि इस पर्सन ने डिफेक्ट किया है या नहीं किया। सपोज करो कांग्रेस का कोई एमपी है, वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड फ्रॉम द कांग्रेस सीट, कांग्रेस का एमपी कांग्रेस की सीट से जीत कर आया, ओके, एंड उसके बाद वो डिफेक्ट कर गया, चला गया बीजेपी की तरफ। अब कौन डिसीजन ले कि ये वाकई में डिफेक्शन गिनी जाएगी या नहीं गिनी जाएगी, वो स्पीकर का डिसीजन है। एंड स्पीकर किसका है, मेजोरिटी पार्टी का। अगर कांग्रेस का डिफेक्ट करके किसकी तरफ गया, बीजेपी की तरफ गया, और बीजेपी ने सरकार बना ली, तो स्पीकर भी तो बीजेपी का ही है। तो स्पीकर नॉन पार्टीसन नहीं हुआ, पार्टीसन हुआ, मतलब फेवर कर रहा है अपनी पार्टी को, तो वो डिसीजन नहीं लेगा, वो उसके ऊपर डिसीजन ही नहीं लेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ लग रहा है यहां पर क्या नहीं लग रहा है, डिले करता जाएगा। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस वो जो पर्सन है जो डिफेक्ट करके गया होता है वो कभी भी बनता ही नहीं है। क्या नहीं बनता, वो पर्सन
इन द सेंस, मतलब आई मीन टू से एमपीशिप उसकी जाती नहीं, वो मेंबर पार्लियामेंट रहता ही है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रख के क्रिटिकली एनालाइज करना है स्पीकर के रोल को। दिस इज द क्वेश्चन। एंड देन फिर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है उसके बारे में बात करनी है। एंड देन रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें आप करंट एग्जांपल्स कोट करेंगे कि कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हमें देखने को मिला कि काफी एमपीज और एमएलए जो है वो डिफेक्ट करते हैं और कैसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेटेस्ट वन, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब इसमें इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप लिख सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने आपको बताया आया राम गया राम, आप यहीं से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि लोग बहुत डिफेक्ट कर रहे थे एंड जो पॉलिटिक्स थी वो टर्मोइल, एक टर्मोइल क्रिएट होगी थी। इन द सेंस बहुत कंफ्यूजन, बहुत क्योस, कोई क्लियर कट मेजोरिटी नहीं हासिल कर पा रहा था। ऐसे में इसकी हमें जरूरत पड़ी और फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तब्दीली की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में ये जाना शुरू हो जाएगा कि 52nd अमेंडमेंट आई, 10th शेड्यूल ऐड हुआ एंड एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया। देन यू विल बी डिस्कसिंग द प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, कि इसकी क्या क्या प्रोविजंस है एंटी डिफेक्शन लॉ की, वो सारी प्रोविजंस आप मेंशन करेंगे। एंड इससे पहले भी या इससे बाद भी या इसके साथ ही आप जो लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं उन सभी को कोट कर सकते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल्स को कोट करने का मतलब क्या है? लेटेस्ट एग्जांपल्स को कोट करने का मतलब ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू टेल के आज भी एंटी डिफेक्शन का सिनेरियो चल रहा है। एंड इससे पेपर चेकर को भी क्या लगेगा कि जो पर्सन है, जो आई मीन टू से एस्पिरेंट है, वेरी वेल रेड है। तो हमने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन लिखी, इंट्रोडक्शन में हमने बताया एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और क्यों आया। एंड देन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंशन करने की कोशिश की हमने, 52nd अमेंडमेंट के बारे में बात की, शेड्यूल 10 के बारे में बात की, फिर हमने लिख दिया क्या क्या प्रोविजंस हैं, फिर हमने लेटेस्ट एग्जांपल्स लिख दी, क्योंकि यहां बोला क्या जा रहा था, रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बात की जा रही थी। एंड देन उसकी इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या हैं, जिसमें हम स्पीकर के रोल के रिगार्डिंग क्रिटिकल हो जाएंगे कि कैसे स्पीकर जो है इस चीज को क्या कर सकता है, हैम्पर कर सकता है, कैसे रोकता है। उसमें फिर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आगे लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैसे इसको सही करने की कोशिश की, जजमेंट में कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बार लगाई, क्या रिकमेंडेशंस दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके एंटी डिफेक्शन लॉ को। एंड उसके बाद एक बेटर कंक्लूजन, एक फिलोसॉफिकल कंक्लूजन, एक अच्छा कंक्लूजन जिसमें आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको लिखेंगे, ताकि पढ़ने वाले को भी लगे कि यार ये जो लिख के लाया आंसर, ये लिटरली ऑफिसर है, ऑफिसर बनने से पहले ये बच्चा क्या है, ऑफिसर। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेगा, न्यूज में भी चलता है, डिबेट में भी चलता है, सिलेबस का भी हिस्सा है आपका। और कैसे अटेम्प्ट करना है इसको वो मैंने आपको बता दिया, क्रिटिकली एग्जामिन हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस। स्पीकर का भी रोल, एंटी डिफेक्शन लॉ को पूरी तरह क्यों जरूरत पड़ी, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या है। अब इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन। India's political history has been frequently, I mean to say, India's political history has been seen frequent defections. So India की political history ने क्या देखा, it has seen frequent defections. Frequent defections देखने को मिली है स्पेशली ड्यूरिंग 1960 एंड 1980। तो 1960 एंड 1980 के दशक में, डेकेड में हमें बहुत डिफेक्शंस देखने को मिली। वहीं ये टर्म आई थी आया राम गया राम इमर्ज व्हेन एमएलए इन हरियाणा स्विच पार्टीज थ्राइस इन अ सिंगल डे। एक दिन में 3 बार पार्टीज को बदल लिया गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। सो व्हाट इज हैपनिंग, एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन है, इससे बेहतर इंट्रोडक्शन नहीं हो सकती कि क्यों हमें देखने को मिल रहा है और कब ज्यादा डिफेक्शंस देखने को मिल रही थी। एंड ये जो फेज है ना, इसी ने आपको क्या दिलवा देने, नंबर दिलवा देने, क्योंकि पढ़ने वाले को लगेगा कि यार ये बच्चा वेल रेड है। अब सच इंसिडेंट्स ने क्या किया, अच्छा फिर स्विच कर दिया तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है। सच इंसिडेंट्स वीकेंड द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंसल्टेड द पीपल्स मैंडेट। पीपल्स मैंडेट, उन्होंने तो कांग्रेस को वोट डाल के जिताया, सपोज कीजिए तू बीजेपी में चला गया, तो लोगों के मैंडेट को प्रॉब्लम, मतलब उनको चैलेंज किया जा रहा है। इट हैज वीकेंड व्हाट, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को वीकन कर दिया। तो ये सारी चीजें हमें क्या शो कर रही हैं, ये सारी चीजें हमें शो कर रही है कोहेरेंस आंसर के अंदर, कोहेरेंस। जैसे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री हैज बीन has seen frequent defections, okay, and then आया राम गया राम, कोहेरेंस। एंड देन फिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, लोगों के मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। फिर किया क्या, इसको कर्व करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एनैक्ट किया गया। कैसे एनैक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, एंड देन एडिंग 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो होगी बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपकी इस आंसर के लिए।
देन अब आगे सीलेंट फीचर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं. सो ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. सो ये जर्नल आप देख सकते हैं कि क्या क्या ग्राउंड्स है. जैसे अ मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड अगर वो खुद वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप जो है, आई मीन टू से पार्टी की मेंबरशिप वो छोड़ देते हैं. देन इफ दे डिफाई द पार्टीज विप, पार्टी ने कोई डायरेक्शन दे दी कि आपको ऐसे काम करना है, इस तरीके से करना है, लेकिन वो उससे उल्टा चलते हैं, देन ऑल्सो ये लगता है. इफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर, वो भी ज्वाइन कर लेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्ट हो गया, आप इंडिपेंडेंट आए, लेकिन यू एंड अप गेटिंग इनटू आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तब भी ये हो सकता है. इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस द पार्टी आफ्टर 6 months, इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर 6 months वो क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तब भी ये चीज लगती है. एक्सेप्शंस भी है इसमें. अगर 2/3 ऑफ द पार्टी लेजिस्लेटर मर्ज विद अनदर पार्टी, इट इज नॉट डिफेक्शन. मतलब 2/3 ही चलेंगे, 2/3 ही चलेगा. अगर 100 हैं तो 100 में से 67 जो है वो चलेंगे, तब इसको हम डिफेक्शन नहीं कहेंगे, तब वो नहीं लूज करेंगे. ओके, अर्लियर 1/3 था, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, 2/3. तो देन नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पीकर. फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. स्पीकर चेयरमैन डिसाइड्स ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन. हाउएवर इन सेवरल रीसेंट हाई प्रोफाइल केसेस, जहां बोला था ना क्वेश्चन में कि आपने लेटेस्ट एग्जांपल्स देखने, उसमें क्या देख रहे हैं, महाराष्ट्र 2022 में, मणिपुर 2020 में, यहां पर स्पीकर ने बहुत डिले किया इन डिसाइडिंग द शिवसेना रिबेल एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन. इधर भी एमएलए वाज अलाउड टू कंटिन्यू डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर्स, क्योंकि स्पीकर बोल ही नहीं रहा. तेलंगाना में भी हमें क्या देखने को मिला है, मर्जर ऑफ कांग्रेस एमएलएस इनटू बीआरएस रेज सीरियस क्वेश्चन, बट द स्पीकर डिड नॉट एक्ट प्रॉम्प्टली. क्योंकि स्पीकर क्या पार्टीशन रोल प्ले करता है ना, जो पार्टी की मेजोरिटी है वही तो फिर स्पीकर इलेक्ट करके भेजती है. ओके, सो दीज डिलेज एक्सपोज व्हाट, पार्टीशन बिहेवियर ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. अच्छा, अब क्या करें इसका, फिर हमें आगे बात करेंगे कि जुडिशरी ने क्या बोला, तो उसके केसेस मेंशन कर देंगे. जैसे किहोटो होलोहन वर्सेस रैचल्यू 1992. सुप्रीम कोर्ट upheld स्पीकर्स डिसीजन मेकिंग पावर अंडर द 10th शेड्यूल बट अलाउड जुडिशियल रिव्यू. तो बोला गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है किहोटो होलोहन केस में. देन राजेंद्र सिंह राणा केस में क्या बोला गया, SC ruled that mere claim of majority doesn't validate defection and that speaker cannot act arbitrarily. स्पीकर की आर्बिट्ररी पावर्स के ऊपर क्वेश्चन आया. देन केशम मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर 2020 का लेटेस्ट वन. SC said disqualification decision should ideally be made within 3 months, urging for reforms in speaker's power. के जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन है 3 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए. Why are you delaying it further? तो रेलेवेंस क्या रहेगी एंटी डिफेक्शन की, आप तो 5 साल डिसीजन नहीं लेंगे, वो तो फिर 5 साल MP रह गया. तो दिस इज व्हाट द एंटायर बॉडी एंड द गुड पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. देन कंक्लूजन, देखिए क्यों प्रोवाइड किया गया एंटी डिफेक्शन, एक स्टेबिलिटी एंड अनएथिकल डिफेक्शंस को रोकने के लिए. लेकिन इसका जो मिसयूज है, इसने डिसीजन मेकिंग को क्या किया है, डिले किया. सो द लॉ नीड्स व्हाट, रिफॉर्म सच एज फिक्सिंग स्ट्रिक्ट टाइमलाइन. तो अगर आप लॉ में टाइमलाइन को फिक्स कर दें कि इतनी देर के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, देन इट वुड बी मोर गुड. आपने एक पॉजिटिव नोट पे क्या किया है, इसको एंड किया है. एंड यू हैव रिटन अ स्ट्रॉन्गर एंड इम्पार्शियल मैकेनिज्म इज वाइटल टू प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, अपहोल्ड पीपल्स ट्रस्ट, मेंटेन डिग्निटी ऑफ इलेक्टेड ऑफिसर्स. So that is what is guys anti-defection, a clear cut answer, full fledged. इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप as it is मॉडल आंसर ले सकते हैं. थैंक यू.